तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना हिंदू एनालिसिस। ठीक है, 14 मई के लिए आज अपने पास एडिटोरियल्स नहीं आते हैं। आज अपने पास मोस्टली साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, तो अपने पास कुछ 5 या 6 टॉपिक्स रहेंगे, तो अपन उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। राइट। सो सबसे पहला अपना था गगनयान पैराशूट फॉर री एंट्री कैप्सूल सेंड टू इसरो फैकल्टी इन बेंगलुरु। ठीक है, अपने को इसके बारे में थोड़ा ध्यान होना चाहिए। तो इससे अपने को क्या ध्यान होना चाहिए? गगनयान। गगनयान क्या है, ये आपको कहाँ लिंक करना है? GS3 के साइंस एंड टेक के पार्ट में। राइट। अब तो आपको ये चीज पता लग गई होगी कि जैसे ही आप कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उसको आप डायरेक्टली लिंक करने की कोशिश करें। कहाँ पे? डायरेक्टली आपके सिलेबस के टॉपिक पे। राइट। सो अपन थोड़ा इसरो के बारे में जान लेते हैं कि इसरो गगनयान क्या है। तो गगनयान इज अ मिशन बाय द इसरो, राइट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अंडर द गगनयान शेड्यूल 3 फ्लाइट्स विल बी सेंट इनटू ऑर्बिट। तो जो अपनी अर्थ के बाद जो ऑर्बिट होती है वहां पे 3 फ्लाइट्स सेंड की जाएगी। दिस विल बी 2 अनमैन्ड फ्लाइट्स, मतलब जिसमें कोई इंसान नहीं होगा, एंड 1 ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, मतलब जिसमें ह्यूमंस होंगे। ठीक है। द गगनयान सिस्टम मॉड्यूल कॉल्ड द ऑर्बिटल मॉड्यूल विल हैव 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स इंक्लूडिंग अ वुमेन। तो मतलब 2 मैन रहेंगे और एक वुमेन रहेगी उसमें। राइट। It will circle Earth low Earth orbit at an altitude of 300 to 400 किलोमीटर from the Earth for 5 to 7 days। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। आपको वुमेन कितनी रहेगी इतना ध्यान नहीं पूछेंगे, ये स्टेट्स एग्जाम और ये सब में पूछ सकते हैं बैंकिंग में, लेकिन यूपीसी में नहीं पूछा जाता। राइट। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि लो अर्थ ऑर्बिट में रहेगा, इतने एल्टीट्यूड पे रहेगा, इतने दिनों तक का भी आपको ध्यान नहीं रखना, लेकिन एक आप ओवरव्यू ले सकते हैं। राइट। इंक्लूडिंग ए वुमेन। तो इससे अपने को ये दिखता है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन स्पेस या ऑर्गेनाइज सेक्टर में इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, और ओपन को हायर पोजीशंस दे रहे हैं, सिर्फ मेंस के लिए नहीं है। ठीक है। तो ये अपन देख रहे हैं कि श्रीकोटा से ये ऊपर जाएगा, जो इन्होंने पूरा ऑर्बिटल मॉड्यूल के बारे में बताया कि कितने दिन स्पेस में रहेगा, फिर वापस ये कैसे यहाँ पे आके लैंड करेगा। ठीक है। सो इंडिया टू बी द 4th नेशन टू लॉन्च द मैन स्पेस फ्लाइट मिशन आफ्टर द US, रशिया एंड चाइना। तो अपन से पहले ये तीनों जने कर चुके हैं, US, रशिया और चाइना। अपन ऐसे 4th होंगे जो अपन इस चीज को सक्सेसफुली कर पाएंगे। तो जिसमें ह्यूमंस बैठेंगे उसके लिए ही जो ये कैप्सूल बन रहा है उस पर ध्यान दिया गया है। राइट। तो अपन देखते हैं कि इसके लिए अपनी सिग्निफिकेंस क्या होगी, मतलब ये अपने लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि हाँ अपन इतना बड़ा मिशन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ होगा। इससे क्या होगा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेवल का वो लेवल बढ़ेगा। ठीक है। यूथ इंस्पायर होगा और साइंस एंड टेक में आने के लिए। ठीक है। काफी सारी एजेंसीज, काफी सारी लेबोरेटरीज, काफी सारे इंडस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स एक साथ वर्क कर पाएंगे। ठीक है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर मोर पार्टिसिपेशन दिखाएगा अगर अपन स्पेस सेक्टर को अच्छे से इजीली मूव ऑन कर पाते हैं और उससे अगर कुछ बेनिफिट्स निकाल पा सकते हैं। राइट। तो जो टेक्नोलॉजी है वो सोशल बेनिफिट दे सकती है लोगों को। और जैसे अपन ने कभी नहीं सोचा था कि अपन क्या बोलते हैं, घर पे बैठ के अपने हैंड्स पे अपन सब कुछ कर सकते होंगे, लेकिन कुछ लोगों ने सोचा कि हाँ टेक्नोलॉजी से किया जा सकता है, तो उन लोगों ने कुछ मोबाइल्स बनाए या सिस्टम्स बनाए या टेक्नोलॉजीज बनाई जिससे आज अपन घर पे बैठे सब कुछ कर सकते हैं। राइट। सो ऐसी टेक्नोलॉजीज और अपने सोशल बेनिफिट्स के लिए काम आएंगी। राइट। तो अपन देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं अपन। सो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बढ़ेगा। ठीक है। जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, तो वहां पे आज अगर अपन ये मिशन पूरा कर लेते हैं तो अपना और नाम रखा जाएगा कि हाँ इंडिया ने भी ये मिशन पूरा किया हुआ। राइट। ये आप जैसे चीज सोच सकते हैं कि कैसे अगर कोई अपने पास उपलब्धि होती है तो अपनी कितनी यूटिलिटी उस जगह बढ़ जाती है। राइट। तो ये सही चीजों का आप ध्यान रखें। और अगर आपको गगनयान के बारे में यूपीसी मोस्टली अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन आने वाले टाइम में पूछ सकता है, तो अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आप GS3 को इसमें लिंक करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी में। राइट। और अब मैंने आपको कुछ दिन पहले ही स्पेस पॉलिसी कराई थी। ठीक है। न्यू स्पेस पॉलिसी आई थी अपनी 2023 की। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखते हुए चलनी है और इनको इम्प्रूव करते हुए चलना है। ठीक है। जैसे न्यू स्पेस पॉलिसी को आप अब गगनयान से थोड़ा सा और ऐड कर दीजिए कि हाँ गगनयान और कैसे उसमें मदद करेगा। मैंने आपको गगनयान के बारे में बता दिया क्या है। ठीक है। तो अब आने वाले टाइम में जब भी ऐसी न्यूज आती रहे तो आप उसको ऐड करते रहें उसी चीज में। राइट। तो अपन चलते हैं अपने अब नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है IMD forecast severe heat wave conditions in AP from today। सो कर्नाटका में क्या हो रहा है? हीट वेव कंडीशंस की बातें चल रही हैं। राइट। सो अपन सबसे पहले देख लेते हैं कि हीट वेव क्या होती है। और हीट वेव इज अ राइज इन एयर टेम्परेचर दैट इफ अनएक्सपीरियंस्ड बाय ह्यूमन इज फेटल। तो हीट वेव क्या होती है? एक ऐसा हाई टेम्परेचर होता है जो सिर्फ ह्यूमंस एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हैं, मतलब लाइक सहन नहीं कर पाते हैं। राइट। सो ये क्यों होता है?
It is a stretch of unusually hot weather with temperatures that are higher than average and often last 3 to 4 days or longer. तो जो है 3 या 4 दिन से जो टेम्परेचर चल रहा था उससे भी हायर हो जाता है इसमें टेम्परेचर, राइट. सो ये अपने लिए हार्मफुल होता है. ठीक है, तो हीट वेव्स टिपिकली ऑकर इन इंडिया बिटवीन मार्च एंड जून. ठीक है, तो मार्च और जून के बीच में हीट वेव्स मोस्टली आती है. मई इज द पीक मंथ ऑफ द हीट वेव और इंडिया. सबसे ज्यादा कब आती है? मई में. और अपन देख रहे हैं कि अभी क्या चल रहा है, मई. एवरी सीजन ऑन एवरेज 2 और 3 हीट वेव्स इवेंट्स आर एंटिसिपेटेड. मतलब हर सीजन में 2 या 3 हीट वेव्स तो आती है. In India, central and the northwest as well as the coastal states of Andhra Pradesh and Odisha report heat waves frequently which occur due to favorable atmospheric conditions, right? So वहाँ पे कुछ favorable atmospheric conditions बनती है, उसकी वजह से वो मोस्टली आती है, राइट. सो अपन सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या होता है. क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग हीट वेव्स. ठीक है, तो अगर टेम्परेचर के ऊपर होता है सबसे पहले, ठीक है, कि वहाँ का टेम्परेचर उस अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, राइट. फिर उसके बाद अपन कुछ फेवरेबल कंडीशन देखें, जैसे कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, हॉट ड्राई रीजन होना चाहिए. मतलब हॉट ड्राई एयर पूरी फ्लो कर रही हो, मतलब एयर में बिल्कुल भी पानी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, तो बिल्कुल सुखा देती है. ठीक है, हवा को, और गर्म हवा होती है. ठीक है, जैसे हॉट ड्राई एयर मैंने आपको बताया. दूसरा होना चाहिए एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है. ठीक है, जो क्लाउड्स होते हैं वो प्रैक्टिकली क्लाउडलेस होते हैं, मतलब क्लाउड्स बहुत कम होते हैं यहाँ पर. अगर क्लाउड्स होते हैं तो अपन देखते हैं कि रेन हो सकती है, लेकिन अगर क्लाउड्स की कमी है तो वहाँ पे रेन की कमी हो जाएगी, राइट. फिर अपन कुछ देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या होता है इसका. ये तो अपन ने कुछ फेवरेबल कंडीशंस देखी और हीट वेव के बारे में जाना. अपन ने क्या क्या देखा इसका, अपन ने इसकी देखी डेफिनेशन, अपन ने इसकी कुछ फेवरेबल कंडीशंस देखी, क्या क्या फेवरेबल कंडीशंस होती है. अगर अपन अब इसकी इम्पैक्ट देखें, ठीक है, इसका इम्पैक्ट किस किस पे होगा. अब देखिए, अब मैं आपको कुछ चीज बताता हूँ. कभी भी आपको आंसर लिखना और आपको कुछ पॉइंट्स याद ना आ रहे हो, राइट, तो आप यहाँ पे देखिएगा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, ठीक है, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है. ठीक है, ऐसे अलग अलग सेक्टर्स पे आप इम्पैक्ट बता सकते हैं. अगर आप ऐसे इम्पैक्ट्स बताएंगे ना तो आप इजीली पॉइंट्स बना पाएंगे और अपने आंसर्स कर पाएंगे, राइट. सो एक स्टडी की गई थी, उसमें बताया गया कि जो हीट वेव्स है ऑन एवरेज डेज वो इंक्रीज होते जा रहा है, राइट. सो वो 2060 तक और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, और अभी तक अगर अपन देखें कि इसमें कितना इम्पैक्ट हुआ है सोशल लाइफ पे, तो ये क्या बोलते हैं, अभी तक अपने पास जो डाटा है उसमें 17,000 पीपल की डेथ हुई ओवर लास्ट 50 ईयर्स. ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है. ठीक है, ये हो गया इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट हो गया. ठीक है, हेल्थ इम्पैक्ट आप लगा सकते हैं, राइट. तो ये सारे के सारे, जैसे एनर्जी के ऊपर हो सकता है. अपन ये देख सकते हैं कि जो हाउस होल्ड होगा फिर क्या करेगा, एनर्जी को डिमांड इंक्रीज करेगा, तो उससे क्या होगा, वही विशियस साइकिल. कोल से एनर्जी प्रोड्यूस से ग्लोबल वार्मिंग से हीट इंक्रीज, वो सेम चलता रहेगा साइकिल. ठीक है, तो एनर्जी हाउस होल्ड ज्यादा डिमांड करेगा, बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा गर्मी है तो ज्यादा एसी चलेंगे, राइट. और अपन जानते हैं कि एसी से कितना टेम्परेचर वापस इंक्रीज होने के चांसेस रखता है. ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी लोगों की. ठीक है, हाई मेडिकल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा. ठीक है, लोगों का हेल्थ इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन, एग्जॉस्शन, ये सारी की सारी चीजें उनमें दिखती रहेगी अपने को. ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि रीजंस क्या होते हैं ऑकरेंस के. ये तो अपन ने कुछ देखा कि ठीक है इम्पैक्ट है. रीजंस अपन ने, मैं आपको पहले बता दिया वैसे तो मैंने आपको कि हाँ फेवरेबल कंडीशंस ही आपके रीजंस बन जाएंगे. तो जो मैंने आपको इसके इम्पैक्ट्स बताए, आप इनके जो चैलेंजेस हैं आप इनको वे फॉरवर्ड में चेंज कर दीजिएगा. ठीक है, लाइक जैसे अगर अपने को एनर्जी की डिमांड कम करनी है तो अपने को ऐसे कुछ रूल्स बनाने चाहिए जो अपने घर को ठंडा रखें. ठीक है, मतलब लाइक पहले अपन देखते थे कि मिट्टियों के घर बनते थे तो इतने गर्म नहीं होती थी सारी चीजें, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, अपन कंक्रीट बना रहे हैं हर जगह. तो कंक्रीट से क्या हो रहा है ना, वाटर फ्लो ठीक हो पाता है, और कंक्रीट में क्या होता है, अपने यहाँ एक वो धूप इकट्ठा होने लग जाती है, मतलब गर्म करती है उस घर को ठंडा नहीं रख पाती. लेकिन जो पहले मिट्टी के घर होते थे वो ठंडे रहते थे. ठीक है, तो ये अपने को सारी चीजें देखनी चाहिए कि अपन कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं घर बनाने में, ये सारी चीजों में, राइट. तो अपन अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे. तो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन इज साइलेंटली सिंकिंग द ग्राउंड बीनीथ इंडियाज फीट. तो आप देखिए कि हर 3 या 4 दिन में ग्राउंड वाटर को लेके कोई ना कोई एडिटोरियल आता है जो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अपन यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए उसको पढ़ते ही हैं, राइट. सो अपन देखते हैं कि आज अपने लिए क्या है.
क्योंकि फार्मर सर्वे अ ड्राई वेल इन फतेहपुर विलेज ऑफ पथल डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब। तो सबसे पहले सोचिए कि ग्राउंड वाटर पे, चलिए मैं आपको पहले डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर स्टेट्स बता देता हूँ, फिर इम्पैक्ट्स बता देंगे, फिर उसके बाद कुछ वे फॉरवर्ड्स, चैलेंजेस, ये सारी चीज डिस्कस कर लेंगे, जिससे अपना ग्राउंड वाटर अगर कोई क्वेश्चन बना तो अपन इजीली उसको आंसर आउट कर पाएंगे, राइट। सो ग्राउंड वाटर इज द वाटर दैट सीप्स थ्रू रॉक्स एंड सॉइल एंड स्टोर्ड बिलो द ग्राउंड। ग्राउंड वाटर क्या होता है? एक ऐसा वाटर होता है जो कि रॉक्स और सॉइल से नीचे सिप होता है, ठीक है, और क्या वहां पे स्टोर हो जाता है, राइट। द रॉक इन विच द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड आर कॉल्ड एक्विफायर्स, ठीक है। एक्विफायर्स आर टिपिकली मेड ऑफ ग्रेवल, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन। तो आपको एक्विफायर्स कैसे बने होते हैं? ग्रेवल से बने होते हैं, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, तो इन सब चीजों से बनते हैं, राइट। तो अपने को अगर सिंपल सा अगर कोई ग्राउंड वाटर के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेना, तो सिंपल सा आप उसको डेफिनेशन दे दीजिएगा कि ग्राउंड वाटर की डेफिनेशन ये होती है, राइट। तो आप इजीली उस चीज को बता पाएंगे। द यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन, साइंटिफिक एंड द कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट स्टेट्स दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड। तो ये सिंपल सी एक डेफिनेशन डाल दी गई थी आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन में कि इंडिया इज द लार्ज एक्सट्रैक्टर ऑफ द ग्राउंड वाटर। तो आप ये देखिए, जो मैं आपको यहाँ सारी चीजें बताता हूँ उसमें से आपको एक या दो प्रीलिम्स के क्वेश्चन मिल जाते हैं इजीली। आज जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो आज मैं आपको 3 प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो मैंने आज आपको डिटेल्स दी उससे आप आंसर आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2/3 ऑफ द टोटल अमाउंट इज अब्स्ट्रैक्टेड इन एशिया विद इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश एज मेजर कंज्यूमर्स। तो आप देखिए 2/3 of the total amount is subtracted in Asia only. 21 major cities of India are expected to run out of groundwater as soon as 2020. तो आप देखिए 2020 में 21 जो मेजर सिटीज हैं वही ग्राउंड वाटर से बाहर निकल जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। अफेक्टिंग अराउंड 100 मिलियन पीपल, दे थिंक द न्यू थिंक टैंक रिपोर्ट स्टेट्स। तो आप ये देखिए रिपोर्ट क्या बताया, कितनी इंपॉर्टेंट डिटेल बता रखी है अपने लिए, राइट। सो अपन कुछ अब ये देख लेते हैं कि हाँ इंपॉर्टेंस क्या है ग्राउंड वाटर की, ठीक है। सबसे पहले अपन इंपॉर्टेंस देखते हैं ग्राउंड वाटर की, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या है? 26 करोड़ फार्मर्स को सपोर्ट करता है, ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, ये वाटर इंपॉर्टेंट रिसोर्स है किसके? इरिगेशन के लिए। अपना जो 80% इरिगेशन होता है वो क्या 80% ग्राउंड वाटर ही होता है, राइट। सो इसका आप कुछ डेटा बता सकते हैं कि हाँ इरिगेशन वेल से इतना होता है, ट्यूब वेल से इतना इंपॉर्टेंट होता है, ग्राउंड वाटर से इतना हो सकता है, उस हिसाब से बता सकते हैं, राइट। सो उन सब के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। लेकिन अगर अब अपन ने इंपॉर्टेंस देखी, अपन ने इसके कुछ स्टेटस देखा, अपन ने इसकी डेफिनेशन देखी, और अपन अब इसके बारे में देखते हैं कि रीजन क्या है इसके डिप्लीशन के, क्यों डिप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो डिमांड इंक्रीज हुई है, पहले इतनी डिमांड नहीं थी, लेकिन अब इतनी ज्यादा डिमांड होती जा रही है कि डोमेस्टिक पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, सब चीजों पर्पस के लिए इंक्रीज हो रहा है। क्यों डिमांड क्यों हो रही है? क्योंकि पॉपुलेशन अपनी इंक्रीज हो रही है। अपन ये देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में अपन चाइना को भी ओवरटेक कर जाएंगे, ठीक है। तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। और जब रेनफॉल होती है तो अपने पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, लिमिटेड स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, ठीक है। अगर लिमिटेड स्टोरेज फैसिलिटीज हैं अपने पास, तो सिंपल सी बात है कि जो पानी एक्स्ट्रा आता है वो सीवेज में चले जाता है, तो वो पानी यूज ही नहीं हो पाता है। तो आप उसको यूज करने का सिस्टम बनाएं, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ, अपन ने ऐसे काफी क्रॉप्स उगाई जो काफी ज्यादा वाटर कंज्यूम करती हैं, राइट। तो ये भी एक कारण है, ठीक है। अपन क्या करते हैं, कई बार ऐसा भी देखा गया कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दी गई तो वहां पे क्या करने लगे कंज्यूमर्स, वाटर को खुला करके छोड़ दिया। उनको ये लगा कि हाँ हमें क्या जरूरत है इसको बचाने की, उनको अवेयरनेस ही नहीं है, राइट। तो फ्रीक्वेंट पंपिंग करते रहते हैं वाटर की, मतलब जरूरत नहीं है तो भी निकालते रहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि सब्सिडीज ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आप एमएसपी दे रहे हो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स पे, तो क्या होता है, उनको ये तो पता ही है कि मिनिमम प्राइस तो मिल ही जाएगा, तो वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप उगाते रहते हैं, जिससे क्या होता है अपने वाटर कम होता रहता है, राइट। वाटर कंटेमिनेशन है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि वाटर काफी तो ऐसा होता है कि जो कंटेमिनेट हो जाता है, जिसका यूज नहीं आ पाता है। अगर मैंने आपको 2 दिन पहले एक वेस्ट वाटर पे भी डिस्कस किया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि कैसे वेस्ट वाटर को अपन यूज कर सकते हैं, उसके लिए नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, राइट। सो वाटर कंटेमिनेशन अपनी एक मेन प्रॉब्लम है, ठीक है। ग्राउंड वाटर से रिलेटेड अपने यहाँ लॉज नहीं है ज्यादा, अगर लॉज नहीं है तो सिंपल सी बात है एक प्रॉब्लम क्रिएट रहती है, ठीक है। फिर अगर अपन इसका देखें कि इसका इम्पैक्ट क्या है अपने यहाँ पे, ये मैंने आपको कुछ रीजंस बताए कि कौन से रीजन है अपने यहाँ जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लीट होते जा रहा है।
अगर अपन अपना इसका इम्पैक्ट आपको रिपोर्ट लिखना चाहें तो अपन 120 पे रैंक करते हैं, 122 में वाटर क्वालिटी इंडेक्स में। तो आप ये देखिए कि अपन कितना बुरा रैंक कर रहे हैं, ठीक है। और 2 लाख लोग हर साल मर जाते हैं, क्यों? पॉल्यूटेड वाटर की वजह से, ठीक है। तो अब आपसे पूछेंगे कि सर आप इसका सॉल्यूशन बताइए कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है, राइट। तो इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप ऐसे रीजन्स को आइडेंटिफाई करें जो कि क्रिटिकल हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। उनको कैसे रीस्टोर किया जाए, क्रिटिकल वाटर स्टोरेज, जो स्टोरेज के काम आ सकें, ऐसे क्रिटिकल स्पेसेस पता लगाइए, ठीक है। और कहीं अगर ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो उनको फाइन कीजिए आप, ठीक है। उसके बाद जाके आप ये बताइए कि क्या बोलते हैं, कोई पॉलिसी क्यों नहीं बनी है अभी तक, तो यानी पॉलिसी बनाई है या कोई लॉस रेगुलेशन है, उनको इम्प्लीमेंट करने पे ध्यान दीजिए। काफ़ी बार लॉस रेगुलेशंस होते हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, तो वो इजीली वर्क नहीं हो पाते हैं, राइट। तो आप इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी कम कीजिए अगर आपको लग रहा है कि लोग उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो जो रीजंस आपके चैलेंजेस में आ जाते हैं ना, वही आपके उल्टे वे फॉरवर्ड में काम आ जाते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व किया जा सकता है, आप लोकल कम्युनिटी को एम्पावर कीजिए, ना कि ऊपर ऊपर से हैंडल कीजिए, क्योंकि एट लास्ट लोकल लेवल पे लोग उसको यूज कर रहे हैं, राइट। आप हर जगह जाके जाके पकड़ नहीं सकते, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड्स, कैसे वाटर रिसोर्सेज को पहले कंजर्व किया जाता था, ठीक है, तो उस पर ध्यान दीजिए, राइट। और कुछ ऐसे मेथड्स यूज कीजिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, वाटर जो अपन ने वेस्ट वाटर को कैसे यूज करने के लिए अपन वर्क कर रहे हैं, जैसे साइंटिफिक मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, सॉरी गाइस, तो साइंटिफिक मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, ये चीजें अपन लेके आ सकते हैं, ठीक है। फिर अपन टेक्नोलॉजी को बेस्ट यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान देनी है इसमें ग्राउंड वाटर से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं इस साल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेंस में इस साल ग्राउंड वाटर से रिलेटेड जरूर मेन क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हर हफ्ते एक ना एक ट्यूटोरियल आ ही रहा है, राइट। सो अपन चलते हैं अपन अपना नेक्स्ट आर्टिकल पे अब, ठीक है। तो ये बोलते हैं इंक्रीज एग्रो फॉरेस्ट्री ओवर टू कट कार्बन इमिशंस। सो एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, अपन ये देखेंगे कि कार्बन इमिशंस को कट करने में कैसे मदद कर सकता है, वो चीज अपन देखेंगे, राइट। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, agroforestry can be defined as a dynamic, ecological based natural resource management system that, through the integration of trees on farms and in the agriculture landscape, diversifies and sustains production for increased social, economic and environmental benefits for land users at all levels. तो एग्रोफॉरेस्ट्री क्या होता है, एक इकोलॉजिकल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें क्या इंटीग्रेशन होता है किसका, ट्रीज का फार्म से, ठीक है। तो ट्रीज और फार्म्स को कैसे मिल के काम किया जाए, वो एग्रो फॉरेस्ट्री का काम है। इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट एन एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी। तो आप देख सकते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री को कितना इंपॉर्टेंस दे रहा होगा कि इंडिया फर्स्ट पॉलिसी लेके आया है अभी तक, ठीक है। नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी इन 2014 टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिविटी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करना, प्रोडक्टिविटी लाना, एनवायरमेंटल कंजर्व करना। 2016 saw NAP being pushed to national effort with funds to transform agroforestry। तो 2016 में क्या हुआ, इसके रिलेटेड इसको फंड्स भी ट्रांसफर किए गए, ठीक है। इन द 2022 and the 2023 यूनियन बजट, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हाईलाइटेड द एम ऑफ टू प्रमोट एग्रोफॉरेस्ट्री इन इंडिया। तो अब देखिए इस साल के यूनियन बजट में भी फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया, हाईलाइट किया है कि एग्रोफॉरेस्ट्री पे अपने को ध्यान देना चाहिए। तो जो उस साल में अगर एग्रोफॉरेस्ट्री बजट में आ जाए तो वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो वहां से पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, राइट। तो अपन ये देखते हैं कि इश्यूज क्या है, ठीक है। अगर मतलब कुछ ना कुछ अभी तक नहीं हो पाया तो इसके साथ कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, ठीक है। तो अपने यहाँ जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो एक मेजर इशू है, ठीक है। तो अपन उसको इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक क्रॉपिंग पैटर्न अपने यहाँ अभी तक इतना रेगुलेटेड नहीं है, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, राइट। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस अपने यहाँ बहुत ज्यादा होते हैं अभी, ठीक है। अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अगर कोई प्रोड्यूस भी हो गया तो अपन उसको नेक्स्ट स्टेज तक कैसे पहुंचाएंगे, उससे रिलेटेड अपने यहाँ इश्यूज हैं, ठीक है। फिर अगर अपन कुछ इसके बेनिफिट्स देखें कि एग्रो फॉरेस्ट्री के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, आप सोचते होंगे कि सर आप पूरे सारे बेनिफिट्स नहीं बताते, लेकिन ये हिंदू एडिटोरियल के मैं सिर्फ आपको छोटे छोटे डिस्कशंस कराता हूँ, तो यहाँ मैं आपको पूरा का पूरा टॉपिक डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, राइट। मैं आपको उसके बेसिक ऊपर ऊपर के बता देता हूँ जहाँ आप मीन्स का आंसर इजिली लिख पाते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हो सकते हैं, राइट। तो अपन एनवायरमेंटल बेनिफिट्स देखेंगे, फिर इकोनॉमिक बेनिफिट्स देखेंगे, ठीक है। फिर ग्लोबल लेवल पे कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होंगे, राइट। सो
इसमें क्या होगा, नेचुरल फॉरेस्ट जो होता है, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स देखें तो उस पर प्रेशर रिड्यूस होगा। अपन ये देखते हैं कि नेचुरल फॉरेस्ट सारा का सारा सिक्वेस्ट्रेशन करेंगे, क्यों भाई, दूसरी जगह नहीं कर सकते क्या? ठीक है, क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट्स आ रहे हैं उसमें मदद करते हैं अपने को, ठीक है, उससे डील करने में, ठीक है। सॉइल इरोजन को हटाने में मदद करते हैं, मतलब सॉइल इरोजन जो अपने यहाँ इतना हाई लेवल पे हो रहा है वो इतना हाई लेवल पे ना हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, फ्लड्स और ड्रॉट्स जो भी एक्सट्रीम वेदर आएंगे तो उनसे भी डील करने में मदद कर सकते हैं अपने को, ठीक है, अगर अपन इंटीग्रेशन करके चले उन सबका, ठीक है। तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होते हैं, जैसे कि ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं, ट्री की जो सर्विसेज हैं वो क्या करती है, रूरल लाइवलीहुड को एक फायदा दे सकती हैं, ठीक है। जैसे फ्रूट, फॉडर, फ्यूल, फाइबर, फर्टिलाइजर, टिम्बर, ये सब क्या होते हैं, ये सब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, इनकम जनरेशन का काम करते हैं अगेंस्ट द क्रॉप फेलियर, ठीक है। फिर इसके होता है लैंड ओनर्स को क्या करता है, मैनेज देयर एग्रीकल्चर लैंड इन द एब्सेंस ऑफ फैमिली लेबर, ठीक है। तो ये सब कुछ इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स थे। अपन अब इसके कुछ सोशल बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो सोशल बेनिफिट्स क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट विलेजेस विल बी अ रियलिटी, मतलब कि सेल्फ डिपेंड जो डिपेंड विलेजेस होंगे वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, मतलब कि वो किसी पे डिपेंड नहीं होंगे, राइट। तो यहाँ पे स्टेबल इनकम मिल पाएगी फार्मर्स को, ठीक है। तो ये अपन ने कुछ एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में देखा। तो अपन अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है स्टडी ऑन बटरफ्लाइज माइग्रेशन ओपन्स डोर्स फॉर कंजर्वेशन, ठीक है। तो बटरफ्लाई से यूपीएससी इंटरेस्टेड रहता है हमेशा टॉपिक पूछते हुए, ठीक है। तो बटरफ्लाई के बारे में देख लेते हैं। बटरफ्लाइज आर इंसेक्ट्स फ्रॉम द ऑर्डर लिप्रिया ऑफ फ्लिमा अर्थोपोडा व्हिच आल्सो इंक्लूड माउथ्स। Adult butterflies have large, often brightly colored wings and conspicuous filtering fur. ठीक है, तो ये इतना आपको याद नहीं करना है, इसे मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल दी है, ठीक है। मैं आपको बताते भी चलूंगा कि कहाँ आपको याद करना है, कहाँ नहीं करना है, राइट। तो अपन इसकी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। या आपको जरूर ध्यान होनी चाहिए कि बटरफ्लाई की सिग्निफिकेंस क्या होती है, क्योंकि इससे आप प्रीलिम्स का आंसर इजिली कर पाएंगे, ठीक है। तो रिच बायोडाइवर्सिटी, अबंडेंस ऑफ बटरफ्लाइज इन एनी एरिया रिप्रेजेंट्स अ रिच बायोडाइवर्सिटी। तो क्या हो रहा है, अगर कोई भी अबंडेंस होती है बटरफ्लाइज की तो वहां पे क्या होता है, रिच बायोडाइवर्सिटी होती है, राइट। इंडिकेटर स्पीसीज है अपने लिए बटरफ्लाई। द बटरफ्लाइज एक्ट एज इंडिकेटर स्पीसीज। तो आप पूछेंगे से इंडिकेटर स्पीसीज क्या होती है। सो एन इंडिकेटर स्पीसीज प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन ऑल द ओवरऑल कंडीशन ऑफ द इकोसिस्टम। मतलब कि इंडिकेटर स्पीसीज क्या है कि वो बताती है कि इकोसिस्टम कैसे काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है, ठीक है, एंड ऑफ अदर स्पीसीज इन दैट इकोसिस्टम। They reflect the quality and the changes in the environmental condition as well as aspects of community composition. तो मतलब कि वहाँ की कम्युनिटी कैसे कंपोज कर रही है वो सारी चीजें बताती है, ठीक है। Pollinator, it acts as a pollinator by helping in pollination and conserving several species of plants. तो ये क्या करते हैं, काफी बार अपन देखते हैं कि कुछ फ्लावर से पोलेंस होते हैं, राइट। अब एक जगह से दूसरे फ्लावर तक फ्लावर तो चल के नहीं जाएगा, तो क्या होती है, जो बटरफ्लाइज होती हैं वो पोलेंस जाके लेती हैं और वो एक जगह से जाके दूसरे जाके डालती हैं, राइट। सो ये पोलिनेशन कहते हैं इसको, राइट। तो ये काम सिर्फ बटरफ्लाइज मोस्टली इफेक्टिवली कर पाती है, तो एक पॉलिनेटर की भी काम करती है, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये इंडिकेटर स्पीसीज है, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। रिच बायोडाइवर्सिटी बताती है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है ना, ये सब आप लिख लिया करिए या तो आप समझ लीजिए करिए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, राइट। सो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। यूके सीक सक्सेस इन माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। तो यूके ने क्या करा है, एक सक्सेस मिली है उनको माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी पे। तो अपन देखते हैं कि ये किसके बारे में बात है और क्या माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इससे कैसे अपन को फायदा हुआ या कैसे फायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो अपन वो देखने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट आर माइटोकॉन्ड्रियास? माइटोकॉन्ड्रियास आर मेम्ब्रेन बाउंड सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स एंड ऑफ्टन रेफर्ड टू एज द पावर हाउसेस ऑफ द सेल, ठीक है। तो जो भी सेल होता है उसके पावर हाउस माना जाता है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड आज प्रीलिम्स का पीवाईक्यू है, इसके बाद ही तो आप ध्यान से पढ़ें। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ऑन deoxyribonucleic acid DNA. Generally, mitochondria and therefore mitochondrial DNA are inherited only from the mother in almost all multicellular organisms. तो मोस्टली ये किससे पाया जाता है, मोस्टली ये मदर से ही पाया जाता है, राइट। सो ये थोड़ा सा अपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ध्यान होना चाहिए, ठीक है। सो अपन थोड़ा सा स्टेम सेल्स के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि स्टेम सेल्स और माइटोकॉन्ड्रिया ये सारी चीजें एक साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सेल लाइंस में सबसे ऊपर आते हैं, ठीक है। ये एक डिफरेंट आपके फंक्शनल सेल्स की तरह काम करते हैं आपके, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आपके एक पावर हाउस की तरह काम करता है, वैसे स्टेम सेल्स क्या होते हैं, आप एक फंक्शनल सेल्स की तरह काम करते हैं, राइट। तो अपन अब देख लेते हैं इनका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं।
अपने पास इतनी ही आज साइंस के एडिटोरियल्स थे। आज संडे के तौर पे मैंने आपको मेंस का एडिटोरियल्स नहीं आते हैं तो मैंने आपको मेंस के क्वेश्चन नहीं दिए हैं, तो आज मैंने आपको पीवाईक्यू दिए हैं प्रीलिम्स रिलेटेड। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेरिडेटरी डिजीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पासिंग ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो देखिए 2021 में डायरेक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन है, आइदर बिफोर और आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अ चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इंटायरली फ्रॉम द मदर एंड नॉट फ्रॉम द फादर। तो मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि ओनली फ्रॉम द मदर, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट्स हो जाएंगी अपनी राइट, अपना इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2, ठीक है। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विद रेफरेंस टू द स्टेम सेल्स फ्रीक्वेंटली सीन इन द न्यूज़ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 2012 में पूछा है, 2021 में पूछा है, तो आप देखिए कैसे पूछते हैं। स्टेम सेल्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम मैमल्स ओनली, जरूरी नहीं है मैमल्स से क्यों। स्टेम सेल्स कैन बी यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग न्यू ड्रग्स, बिल्कुल यूज किए जा सकते हैं। आज नहीं किए जा सकते तो क्या पता आने वाले टाइम में यूज किए जा सकते हैं, राइट। स्टेम सेल्स कैन बी यूज्ड फॉर मेडिकल थेरेपीज, कैन बी, ठीक है। मेडिकल थेरेपीज के लिए आज नहीं यूज किए जा रहे हो, कल यूज किए जा सकते हैं, क्या पता। तो 2 और 3 राइट हो जाता है। लेकिन मैमल्स से क्यों, आने वाले टाइम में शायद किसी और से भी ड्राइव कर लिया जाए, राइट। तो आपको एक्सट्रीम वर्ड्स देखने हैं, लेकिन एक्सट्रीम वर्ड्स की बात थोड़ा कॉमन सेंस पे लगाना है कि हाँ कहाँ पे वो एक्सट्रीम वर्ड कैसे अच्छे से काम कर सकता है, राइट। तो अपना इसका आंसर हो जाएगा बी 2 and 3, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको इस एडिटोरियल्स और सबकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम लिंक पे, टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो अपन ऐसे ही मिलते रहेंगे, कल मिलेंगे अपन और एडिटोरियल्स के साथ 15 मई को, राइट।